माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नियम 377 के अधीन सूचना श्री गणेश सिंह जी। अच्छा, सबको बुलाना है। लोकसभा के नियम 377 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग देश के किसान करें, इस दिशा में कई कारगर उपाय हमारी सरकार ने उठाए हैं। इस बजट में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार गंगा नदी के 10 किलोमीटर इस पार और दोनों तरफ प्राकृतिक खेती करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तय किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा, तमस, सिमरावल, केन, बेतवा जैसी कई प्रचुर मात्रा में जल प्रवाह करने वाली नदियां हैं, उन्हें भी प्राकृतिक खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र सतना के अंतर्गत तमस नदी, सिमरावल नदी और सतना नदी को भी इस योजना में शामिल करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अपराजिता सारंगी जी। श्री निशिकांत, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। देवघर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पर्यटन का स्थल है, जिसको कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण शहर का दर्जा दिया है। और देवघर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक जगह है सर, कि 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और प्रत्येक साल वहां भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक 5 करोड़ लोग प्रत्येक साल देवघर में पूजा करने के लिए या पर्यटन की दृष्टि से वहां जाते हैं। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि वहां चूंकि डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है और उस कारण से वहां 400 एकड़ जमीन भी हम लोगों ने दे रखा है, वहां की सरकार ने दे रखा है। इसीलिए वहां एक आयुध का कारखाना डीआरडीओ का जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां बनना चाहिए। दूसरा, एक लेबोरेटरी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो डीआरडीओ के लेबोरेटरी हैं वो हैदराबाद में है, तो डीआरडीओ की लेबोरेटरी होनी चाहिए। तीसरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पीपीपी मोड में या प्राइवेट मोड में चल रहा है, चूंकि वो डीआरडीओ की जो फैसिलिटी है अपने आप में देश के लिए बहुत सामरिक महत्व का है, तो इसीलिए एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सैनिक स्कूल माननीय पर्रिकर साहब जब थे तो वो सैंक्शन हुआ है गोड्डा में, उसको चालू होना चाहिए। और जो डिफेंस का रिक्रूटमेंट सेंटर है वो देवघर में होना चाहिए। आपको पता है सर कि ये जो एरिया है देवघर, ये नक्सलिज्म से और टेररिज्म से दोनों से ग्रसित है, और उसका कारण यह है कि वहां पलायन और विस्थापन दो महत्वपूर्ण है, जो कि आदिवासियों में पलायन और विस्थापन बढ़ रहा है। और इस कारण से जो समाज का वो तबका जो छूटा हुआ है, जहां विकास होना चाहिए, उसके लिए ये सारी व्यवस्था यदि हो जाएगी, रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, तो हम इस पर मुक्ति पा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय काका पाटिल जी। नहीं। श्री सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर संजय राधाकृष्ण विखे पाटिल जी। श्री निहाल चंद चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान पंजाब प्रदेश की उन औद्योगिक इकाई जिसका पानी राजस्थान को आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर में आ रहा है और अन्य जल स्रोत के कारण प्रदूषित हो रहा है। पानी के बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, न सिंचाई योग्य रहा है। राजस्थान प्रदेश में पानी एक बड़ी समस्या है और बहुत ही सीमित मात्रा में इसकी उपलब्धता है। इंदिरा गांधी नहर जिसका पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्रदेश को आवंटित होता है, प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और पंजाब राज्य की औद्योगिक इकाइयों द्वारा केमिकल युक्त गंदा पानी इंदिरा गांधी नहर में डाला जा रहा है। महोदय, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के लिए जीवनदायिनी बन चुकी इंदिरा गांधी नहर अब बीमारियों का कारण बन चुकी है। पंजाब से आ रहे बेहद प्रदूषित पानी इस्तेमाल करने के लिए
लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं, पीलिया और कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो रही है। अभी केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने केंद्र सरकार ने अभी 774 करोड़ रुपए पंजाब को 663.20 MLD क्षमता के 20 सीवरेज को संशोधन यंत्रों को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने दिए, STP लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दिए हैं, जिससे व्यास और सतलुज नदियों का पानी प्रदूषण मुक्त किया जा सके। इसके बावजूद भी पंजाब सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और अभी तक कोई भी कार्रवाई STP लगाने के लिए पंजाब सरकार ने आदेश नहीं किया है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहित श्री गंगानगर सहित राजस्थान के 13 जिला इसमें पानी पीते हैं और दूषित पानी के कारण काफी सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेरा आपसे एक तो आग्रह है और मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि अभी केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड नामित सदस्यों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब BBMP में हरियाणा और पंजाब का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि राजस्थान का सदस्य नॉमिनेट करें ताकि राजस्थान प्रदेश को भी पूरा पानी पंजाब से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दिया कुमारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राजसमंद, मेड़ता, भीम और जेतारन में केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में बड़ी संख्या में सैनिक परिवार और केंद्रीय कर्मचारी निवास करते हैं और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति के लिए यहां केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग लगातार की जाती रही है। मैंने इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिख के पूर्व में अनुरोध भी किया है। राजसमंद, मेड़ता और भीम में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव संगठन के मुख्यालय में भिजवा दिया गया है, जबकि जेतारन की प्रक्रिया अभी बाकी है। स्कूल शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित करने में केंद्रीय विद्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकता है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। पूरा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र लाभान्वित हो, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति मिलना आवश्यक है। अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जिला मुख्यालय राजसमंद, मेड़ता, भीम और जेतारन में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंह जी। धन्यवाद। I would like to draw the kind attention of the Honorable Textile Minister about the jute industry in Bengal, which is going down, and the employees of the industry who have lost their job in large numbers. The bureaucracy is fully responsible for the plight of the jute farmers and jute mill because of a big difference in the jute price between the government price and the market rate. The mediator in the market gets full benefit and makes huge amount which belongs to the farmer and jute mills. For the first time in the history, the jute commissioner is fixing the rate of jute in September 2021 at the rupees 6,500 per quintal, while the market price stood very high on around of rupees 6,700 to rupees 9,000 per quintal. As per Jute Baler Association, if the farmer will not get the fair price for the crop, they will be encouraged to divert the cultivation of the jute to other crops. I request the Honorable Textile Minister to please look into the matter and save the jute mills and the workers who suffer by such a fixation of the rate. I request you to please provide answer from government on the issue of public importance. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Chunnilal Sahu ji. सभापति महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की धान ग्रामीण सहकारी सभा समिति के द्वारा खरीदी जाती है।
जहां राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा 72 घंटों में धान को खरीदी केंद्र से उठाकर भंडारण केंद्रों में ले जाने का प्रावधान है। लेकिन दिसंबर माह में खरीदी गई धान को अब मार्च में उठाया जा रहा है। ऐसे में धान की सूक्ति आना स्वाभाविक है और सरकार द्वारा भी 30% की छूट दी गई है। लेकिन वर्तमान में 0% सूक्ति दर्शाओ कह करके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं सहकारी समिति के प्रबंधक समिति के विरुद्ध कार्रवाई कर यहां तक के उनके मोटरसाइकिल और घर की संपत्ति को भी ब्यौरा मांगा जा रहा है, जब्ती बनाया जा रहा है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के अधिकारी खरीदी केंद्रों के प्रभारियों समितियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि उक्त संबंध में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही हेतु केंद्रीय जल भेज करके ग्रामीण सहकारी समिति को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रीति पाठक जी। बहुत धन्यवाद करती हूँ सभापति महोदय। मेरे क्षेत्र की बहुत विशेष और महत्वपूर्ण समस्या है जो सभापति महोदय, लगातार मैं सदन में इस समस्या को रखती आई हूँ। आज मैं आपके माध्यम से 377 के अधीन इस समस्या को रेल मंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। माननीय, आज मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे रेल विहीन संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे क्षेत्र के रेल के सपनों को साकार करने वाली परियोजना है। सभापति महोदय, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष रुचि लेते हुए इस परियोजना के कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके कारण कार्यों में तीव्रता आई और उसी का परिणाम है कि बघवार से छुइया घाटी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे का टनल बनकर तैयार है। महोदय, अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने उक्त टनल की फोटो भी पोस्ट की थी और ट्वीट भी किया था, परंतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ और उन्हें अवगत कराना भी चाहती हूँ कि उक्त परियोजना के भाग रीवा से सिंगरौली में तीव्रता लाने की विशेष आवश्यकता है। विगत महीनों में परियोजना के कार्यों में की गति में बेहद कमी आई है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के भाग रीवा से सिंगरौली के कार्यों में तीव्रता लाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाए, जिसके फलस्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजना का कार्य पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनील कुमार सिंह जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने नियम 377 के अधीन मुझे एक महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत झारखंड राज्य में वर्ष 2016 में राज्य के 6 जिलों धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में 10,388 पोषण सखी नियुक्त की गई थी। राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ विगत 6 साल से ये कार्य कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण के मामले में कमी आई है। कोरोना काल में भी पोषण सखियों द्वारा सराहनीय काम किया गया। इन पोषण सखियों को वेतन के रूप में मात्र 3,000 रुपया महीना के दर से मानदेय दिया जाता है और यह मानदेय भी पिछले कई महीनों से लंबित है। झारखंड की वर्तमान सरकार ने 25 मार्च 2022 को एक आदेश जारी करते हुए इन 6 जिलों की सभी 10,388 पोषण सखियों की सेवा 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी है। झारखंड सरकार ने पोषण सखियों को बेरोजगार कर दिया है। मात्र 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय पर काम करने वाली पोषण सखियां 6 साल तक काम करने के बाद अब कहां जाएंगी? इनके बच्चों की पढ़ाई और महत्वपूर्ण 6 साल राज्य की सेवा में लगा दिए। राज्य को कुपोषण और कोरोना से बचाने में अपना भरपूर सहयोग करने के बाद अब ये पोषण सखियां बेरोजगार हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है कि झारखंड के 6 जिलों धनबाद, गिरिडीह, दुमका, कोडरमा और चतरा में 10,388
पोषण सखियों की सेवाएं अस्थायी रूप से जारी रखने का निर्देश दें और पोषण सखियों के लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परबत भाई सवा भाई पटेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले के अंतर्गत जिले के सभी तहसील दानेरा, दांतीवाड़ा, लाखनी, डीसा, थराद, अमीरगढ़, दांता, पालमपुर, कांकरेज, बड़गाम और दियोदर तहसीलों में भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे जा रहा है और यह भूजल स्तर निरंतर नीचे जाते ही जा रहा है। ये सारे जिले की पोजीशन है। यदि हम भूजल के वर्तमान स्तर की बात करें तो यहाँ 1000 फुट पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ये आप में भी एक जटिल एवं विकराल समस्या का रूप ले रही है और किसान इस समस्या के कारण त्रस्त है। इसी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं स्वयं भी एक किसान हूँ। इस नाते मैं किसानों की यह पीड़ा को भली भांति महसूस कर सकता हूँ। महोदय, मेरा यह क्षेत्र में किसान बहुत हैं और यहाँ के सभी कृषि आधारित और पशुपालन आधारित व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए इनके पास आय का दूसरा कोई स्रोत भी नहीं है। इसलिए जीविका का साधन जुटाने में अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहा है। भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होने की चिंता को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारियों के माध्यम से देश को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान साबरमती लिंक कैनाल को बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस कैनाल का कार्य जल्दी पूर्ण कर लिया जाए तो मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त बताए गए तहसीलों में पानी की सिंचाई का एक नया स्रोत मिल जाएगा, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा और एक जटिल समस्या का कुछ हद तक निवारण भी हो सकेगा। महोदय, इस कैनाल के साथ हमें और भी सिंचाई के साधन को तलाशना करनी ही होगी कि जिसकी वजह से इस समस्या को पूर्णतः निवारण हो जाए। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आभार। धन्यवाद परबत भाई जी। श्री हसमुख भाई सोमा भाई पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के महत्व के विषय पर नियम 377 के अधीन बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम रेलवे द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आया नरोडा रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव को धन्यवाद करता हूं। मगर माननीय अध्यक्ष जी, स्टेशन रिनोवेशन करने के कारण स्टेशन के दोनों बाजू रहने वाले लोगों को स्टेशन क्रॉस करने के लिए या तो रेल के पटरी क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को एवं स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से स्कूल व कॉलेज में छात्रों एवं नौकरी पेशा करने वाले लोगों को स्टेशन ट्रैक के ऊपर से आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। इस वजह से रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ से रईसों को मजबूरीवश रेलवे ट्रैक क्रॉस न करने पड़े, इसके लिए पैदल पुल का निर्माण करना अति आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द नरोला रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल बनाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद एच.एस. पटेल जी। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद उपसभापति जी। जम्मू कश्मीर राज्य के उन भारत पाक सीमावर्ती स्थानों पर जहां की सीमा पर तारबंदी हुई है,
तारबंदी के कारण तारबंदी के उस ओर जो खेती की जमीन थी जिसका अभी अधिग्रहण कर लिया गया है, उन किसानों का जमीन ही एकमात्र सहारा थी। उन्हें इस जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। कारण वह जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। उन्हें ये जमीन अलाट की गई थी क्योंकि ये वह लोग हैं जो 1965-1971 में विस्थापित होकर आए थे और सरकार ने ये जमीन इन्हें खेती के लिए अलाट की थी। अब मजबूरियों की वजह से ये इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन उसका जो पैसा है वो उन लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उनके पास उसका मालिकाना हक नहीं है, उनके पास सिर्फ अलाटमेंट है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना ही कहना है कि जिन लोगों के पास वो जमीन है, जिनको वो अलाट हुई है, उनको उस जमीन का पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कसवान जी। श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी जी। श्री R.K. सिंह पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, देश में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लाइसेंसधारी ड्राइवर प्रतिदिन मौत के घाट उतरते हैं। ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय दुर्घटना बीमा की व्यवस्था नहीं है। महोदय, यदि कोई लाइसेंसधारी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना के पश्चात उसके परिवार के आश्रित को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। जैसे दुर्घटना बीमा के अंतर्गत श्रमिकों का दुर्घटना है, कृषक दुर्घटना बीमा है और श्रम कार्ड धारकों के जो जिनको रजिस्टर्ड हो जाते हैं श्रम कार्ड धारक, उनका बीमा है। इसी तरह से उनको सहायता दी जाती है, किंतु यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंसधारी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। जैसे श्रमिक रजिस्टर्ड होने के बाद दुर्घटना बीमा का प्राविधान किया गया है, उसी प्रकार से लाइसेंसधारी ड्राइवर जब लाइसेंस जारी करते हैं तो उसका उसी समय उसकी बीमा की किस्त जमा करा करके और उसका बीमा किया जाना आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से मैं सड़क परिवहन मंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूं कि देश के समस्त ड्राइवरों का, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, जब भी वो लाइसेंस जारी करावें तो उसी के साथ उनकी बीमा की किस्त भी जमा करा करके और उनका दुर्घटना बीमा योजना लागू कराने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री VK श्रीकंदन जी। Thank you, sir. It has been long pending demand of the people, mostly tribals living in Attapadi, to declare the state road from Mannarkad to Coimbatore via Attapadi and Chinnatadagam as sub-highway to National Highway number 966. Declaring this state road as sub-highway to National Highway to number 966 will really help the tribal people. Due to the present condition of road, the people are not able to save the lives of their near and dear, as journey to the nearest hospital at Perindalmanna or Coimbatore takes a lot of time, and in between patients succumb to illness. Moreover, Attapadi is an agriculture area cultivating many types of spices and other agriculture produce, and these tribal farmers are finding it very difficult to transport their produce to the nearby market at Coimbatore, and as such are unable to get a decent price of their produce. Declaring this state road as a sub-highway and the expected development on this account will reduce travel distance from Kozhikode to Coimbatore and can save fuel as well as pave the way of overall development of this tribal inhabited area. Therefore, it is urged that the said state road
may please be declared as sub-highway to National Highway number 966 urgently. Thank you. Thank you very much. Shri Advocate Dean Kuriakose ji. Sir, prices of essential medicines including painkillers, antibiotics, anti-infectives are set to go up from April, with the government allowing an increase of over 10% for scheduled drugs. India's Drug Pricing Authority on Friday allowed a price hike of 10.7% for scheduled drugs which are under price control. This is the highest price hike allowed. Over 800 drugs under the National List for Essential Medicines, that is NLEM, will see a price rise from April. The NLEM list includes drugs like paracetamol, antibiotics like azithromycin used to treat bacterial infections, anti-anemia, vitamins and minerals. Some drugs used for treating moderately to severely ill COVID-19 patients and steroids are also included in the list. These medicines have a profound impact on the lives of people. The government's reasoning around inflation indexing of price does not hold water in a country like ours, where crores of people struggle to buy food, let alone life-saving medicines. I urge upon the government to reverse this decision and ensure that life-saving drugs stay affordable to the people of India. Thank you. Thank you very much. Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, matter under Rule 377. So the district Murshidabad in West Bengal is recognized as one of the aspirational districts in India, which maintains a long border with the neighboring country Bangladesh. Thousands of inhabitants of the districts have their close relatives to the other side of river Padma, which is piercing mid between India and Bangladesh and demarcated the border. Hundreds, if not thousands of people of my district Murshidabad are eking out their livelihoods by the trade between the two countries. And also out of desperation, a large chunk of people indulge in illegal trading. For years together, local people of my districts are demanding to build a bridge across the river Padma in order to facilitate the trade and travel between the two close neighbors. A bridge with a span of only 4 kilometers is required to connect Kakmari in India and Charghat in Bangladesh, by which it can bring about a paradigm shift of trading between the two countries. Not only this formal trade could also contribute a substantial revenue to the exchequer, but also turn the illegal traders into legal traders. May I urge upon the government to have an exchange of views with Bangladesh so as to realize the long-cherished dream of the people of Murshidabad and the state as well. Seizing the opportunity of the conspicuous presence of External Affairs Minister in the House, I would like to flag his attention to take note of my concern. Thank you very much. Dr. V. Kalanidhi ji. Shri R. Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. I draw the attention of the government to the issue of renaming the centrally sponsored schemes. Renaming the centrally sponsored schemes all the central schemes are being renamed on the personal names of the Chief Minister or his family members. For example, PM Kisan Samman Nidhi scheme has been termed as YSR Raitu Bharosa, PM Fasal Bima Yojana as YSR Free Crop Insurance, PM Awas Yojana as Jagananna Colonies, and YSR... Kindly read your approved text which you have submitted here. Yes, sir. And YSR Zero Interest Farm Loans, YSR Polambadi, YSR Agriculture Testing Labs. State is trying to take credit through nomenclature based on Chief Minister, his family members and even his lineage, while grants are made from the central government budgets. Recently, Honorable Finance Minister on her visit to Andhra Pradesh observed and raised the issue before media and alerted the concerned officials to be more vigilant in implementing the schemes. When the matter was brought to the notice of Honorable Minister of Women and Child Development, she had promptly acted and communicated that the ban of co-branding any central sponsored schemes will be viewed seriously. I request the government to take swift corrective action in the matter before it goes out of control.
थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। श्री कुरवा गोरंटल माधव जी, श्रीमती अपरारुता पुदार जी, Thank you, sir, for allowing me to speak in Rule 377. Sir, West Bengal is a major potato growing state in India, and the farmers majorly grow Jyoti Chandramukhi hybrid variety of Super 1, Super 6, Pokhuraj. Around 4 lakh area of land is under potato cultivation in Bengal, and is estimated about 10 lakh farmers are engaged in potato farming. Potato production in Bengal is higher by nearly 16% at 110 lakh ton, out of which 71 lakh ton of potato which are kept in cold storage every year. In potato farming, cool temperature is the uttermost importance for good produce. My constituency of Arambagh has a sustainable number of potato farmers who store their produce in cold storages, for which they have to fork out additional fees, often to private entities also. West Bengal has a vast growth potential in horticulture sector, and being one of the leading producer of potato, there is a requirement to shift from cold storage to integrated cold chain to release its full potential. Modernization cum retrofitting of existing traditional cold storage into multi-purpose cold storage will be the right step. I request the government to sanction an integrated cold storage for potatoes in my constituency of Arambagh. Thank you, sir. Very much. Professor Saugata Rai. Thank you for thanking us, sir. Thank you for thanking us. आप सब लोग को धन्यवाद दे रहे हैं. Sir, under Rule 377, I point out to the astronomical rise in prices of petroleum product, including petrol, diesel, CNG, LPG and others. Petrol in some parts of Bengal are selling at rupees 115 per litre. Diesel has crossed 100 rupees per litre. Yesterday the... Kindly go sir, as I'm per going yours. by, one or two lines may be here or there, but... अपने टैक्स पे रहिए. Sir, you look at Rule 377 in the book. I'm going by the book. No. Sir, please allow me. It's a very important matter. Sir, you know that this is causing tremendous problems for the middle class, burning a hole in their pockets. Yesterday, the petroleum minister has said that in advanced countries, petrol price rise is 50%, ours is only 5%. This is a bad excuse for a government which is unable, which has failed to control the price of petroleum products. And followed by this price in petroleum products. Kindly go as per your script. Here, you see, sir, go with me. The price of other essential commodities, sir, especially edible oils, is also rising rapidly. Today, the middle class is in a genuine distress. You see, it is written, is in a genuine distress. I'd urge the central government to do something to control the prices. After the victory in 4-state election, they are at random increasing the prices to the oil marketing companies. I condemn this and demand scaling down of petroleum. Shri Rahul Kaswan ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को 2 लेन से 4 लेन किया जाने हेतु कार्य प्रारंभ किया जाना है. सड़क निर्माण से पूर्व सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा सड़क का निरीक्षण किया गया था. इस निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनेक स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु वीयूपी और सीयूपी बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है. गांव भांगीवाद, बागसरा, अथुना, खोटिया, ढानी, डीएसपुरा, रामसरा, ढाडर, लाखाऊ, लादड़िया, दूधवखारा, खेमाना, ढंडाल, गुलपुरा, शोपुरा व इंदासर के गांव हैं जहां इनकी अत्यंत ही मांग थी. काफी स्थानों पर ग्रामीण जन के द्वारा इनके साथ साथ आरओबी बनाए जाने हेतु भी मांग की गई थी. इनका एक मुख्य कारण यह भी है कि इन गांवों में रिहायशी इलाका एक तरफ है, वह सभी सरकारी संस्थाएं व रेलवे स्टेशन गांव के दूसरी तरफ पड़ती हैं.
और आमजन को अनेकों बार सड़क के पार करना पड़ता है, जिसके लगातार दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और काफी स्थानों पर दुर्घटनाएं भी होती आई हैं, जिसकी वजह से आमजन का जीवन खतरे में है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन सभी स्थानों पर आरओबी, वीयूपी या सीयूपी आवश्यकता अनुसार बनाए जाए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं से होने से बचाया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। थैंक यू वेरी मच। श्री संजय हरिभाई जादव, श्री चंद्रशेखर साहू जी, बस गया आज तो यार, it's not getting off, it's not getting off. बीच में आए बात, उनका माइक ऑन किया जाए, माइक ऑन किया जाए। Sir, the Ministry of Rural Development opened Awas Plus window to identify the eligible households left out from the permanent wait list of Pradhan Mantri Awas Yojana by 7th March 2019. Our state, Odisha, could register only 35,000 households within the stipulated period, as the functionaries were preoccupied with the general election, that is 2019 work. After Cyclone Fani, Awas Plus window was opened for 14 affected districts during September-October 2019. Our state identified 7.87 lakhs households in these districts, making the total registration to 8.22 lakh. Ministry allotted target of 8.17 lakh under PMAY to Odisha from the Awas Plus list. During field verification of August-September 2021, 5.6 lakh households from the identified 8.22 lakhs were found eligible for sanction of PMAY houses. Honorable Prime Minister, during his visit after Fani, has committed to sanction 1.84 PMAY houses, special houses, to the cyclone Fani affected families. I request the Honorable Minister for Rural Development to allow opening of the Awas Plus window for 1 month to accomplish the migration of data of 5.09 lakh from rural house portal list to permanent waiting list through Awas Plus, and also include 1.84 lakh PMAY special houses to the cyclone Fani affected families, as committed by our Honorable Prime Minister in May 2019. Thank you very much. Dr. Gaddam Ranjit Reddy ji, Shri Hanuman Beniwal ji. धन्यवाद सभापति महोदय। नियम 377 के अधीन सूचना। सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी का राजस्थान राज्य के लंबित जल विवादों के शीघ्र निस्तारण करने की मांग की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि 31/12/1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों के मध्य हुए रावी व्यास नदियों के अधिक के जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था और इसके अनुसार रावी व्यास नदियों के अधिक के जल में से कुल उपलब्ध 17.17 MF में से राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 MF निर्धारित किया गया था और उसके बाद पंजाब सरकार उप समझौते के विरुद्ध पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2014 लेकर आई। तब उसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने राय देकर पूर्व में हुए समझौते को सही ठहराया। साथ ही राजस्थान को यमुना बेसिन, आप सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इनको रोको, आप सब वो कर रहे हो, गंगानगर वाले डिस्टर्ब कर रहे हो सर, मैं गंगानगर नाम ले रहा हूँ, आप रोको। सही ठहराया। साथ ही राजस्थान को यमुना बेसिन राज्यों तथा हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मध्य दिनांक 12/5/1994 को वे समझौते के तहत 1.119 BCM यमुना जल का आवंटन हुआ था। इस मामले में ताजेवाड़ा हेड से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है।
साथ ही भरतपुर जिले में भी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य में अनधिकृत दोन से यमुना का पूरा पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही हरिके बैराज पर स्थित इंदिरा गांधी फीडर के हेडवर्क्स रेगुलेटर की क्षमता 15,000 क्यूसेक से 18,500 क्यूसेक बढ़ाई जाने हेतु भी भारत सरकार के माध्यम से पंजाब सरकार को निर्देश देना अपेक्षित है, ताकि बाढ़ जल की स्थिति को रोका जा सके और वो पानी राजस्थान के काम आ सके। भारत सरकार को राजस्थान की विस्तृत भौगोलिक स्थिति व मरुस्तर को देखते हुए राजस्थान के लंबित जल विवादों का जल्द से जल्द निस्तारण करने की जरूरत है, ताकि राजस्थान में पानी की कमी काफी हद तक दूर की जा सके। इसके लिए केंद्र को संबंधित राज्यों के साथ भी बैठक करके जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। अन्यथा वर्षों से लंबित ऐसे मामलों के कारण राजस्थान को उसके हक व हिस्से का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सभा में महोदय, और पानी को लेकर पिछले 20 साल में लंबे आंदोलन हुए और कई लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ी, किसानों को। इसलिए मैं दिल्ली की केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान के जितने भी लंबित जल विवाद है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी जी। Honorable Speaker, sir, Namaste. About start of the flight service and cargo service from Belgaum Airport in Belgaum, Karnataka. We all are well aware the Belgaum Airport in Karnataka state as the distinction of being one of the oldest airport in the state, having been established and operated since the days of pre-independence era. With the city being educationally forward with the establishment of the Vishwesvaraya Technology University VTU and Rani Channamma University RCU, besides several engineering colleges, medical colleges and dental colleges, and with the ASEAN one of the biggest and prestigious Kelly's Hospital to being located in the city and it being industrially forward too. It's been the prestigious demand of the residents here to start the daily flight service. In route Belgaum Bangalore morning flight, Belgaum Gorakhpur Uttar Pradesh, Belgaum Darbhanga Gaya Bihar, Belgaum Shirdi Maharashtra and Belgaum Varanasi, and also to start the cargo services. As Belgaum city as Goa and Maharashtra state as it immediate neighbors, the potential for the further growth of the IT and BT companies herein is exponential, and the city is also the hub of industrial activity. Besides, many people from North Karnataka visit the holy shrines situated in the North India every month. Hence, I request the Honorable Civil Aviation Minister to please look into the matter towards the early start of the flight service on the city routes. Start of cargo service too is also the need of the hour here. It's not out of context if mentioned that the Belgaum Airport has been chosen under Udan Phase 3 and more than 13 air services are already found operational from this airport. Thank you to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Civil Aviation Minister Sri Jyotiraj Sindhya ji in this regards. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 17.